जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज के लिए जो आपकी ये क्लास है हिंदी की, ये मेन रूप से फ़ोकस करके आपका जो सीआईएसएफ फायर कांस्टेबल की वैकेंसी है उसके लिए है। साथ ही साथ यूपी पुलिस के लिए है और साथ ही साथ जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, लेखपाल, जहाँ कहीं भी हिंदी आती है उसके लिए पूरी बेनिफिशियल होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो क्या कि हम जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ाएंगे पहले वो आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आपको कवर कराएंगे। ठीक है, पूरी हिंदी आपको यहाँ पे उम्मीद है समझ में आएगी, लेकिन आपको पूरा कंसंट्रेट होकर के वीडियो देखना है और समझना है। ठीक है, पर डे आपको एक वीडियो हिंदी की मिल जाया करेगी, मतलब शायद सैटरडे और संडे को आपको नहीं देंगे। बाकी अन्य सब्जेक्ट जैसे हो गया रीजनिंग और आपका मैथ, उसके लिए भी क्वेश्चन हम जल्दी करेंगे। पहले आप इसका हिंदी को देखिए और देख करके बताइए कि किस तरीके से आपको ये क्लास लगी है। सही लगेगा तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे उस तरीके से। और आप अपने फीडबैक दीजिए, कमेंट में बताइए कि हिंदी की क्लास आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखिए किस तरीके से हम लोग हिंदी को डिज़ाइन करके पढ़ेंगे, पहले ये आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हिंदी को हम लोग अगर बाँटेंगे तो किस तरीके से देखेंगे। समान हिंदी को सबसे पहले 3 भागों में बाँटेंगे। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पीडीएफ, और वहाँ पे लगा हुआ है। देखिए सबसे पहले व्याकरण, उसका भाग पढ़ेंगे, फिर साहित्य और शब्दकोश। ठीक है, तो 3 भागों में हिंदी को हम लोग बाँट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसका साहित्य पोर्शन बाद में सबसे पढ़ेंगे, और फिर शब्दकोश यानी वोकैबुलरी जो होती है, जैसे आपका पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, ठीक है, और तत्सम तद्भव हो गए, इनको बाद में हम याद कराएँगे, उनको याद करने का तरीका आपको बताएँगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हिंदी व्याकरण को अगर बाँटेंगे तो उसमें कौन-कौन चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर है आज शुरुआत करने वाले हैं वो वर्णमाला है। तो देखिए आप पहला वर्णमाला, दूसरा संधि, तीसरा समास, चौथा रस, फिर छंद, फिर अलंकार, फिर लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वाच्य, अव्यय, अविकारी शब्द, वाक्य, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह और काल। इसके बाद नीचे देखिए ये जो यूपी लेखपाल वगैरह के लिए है, साथ पत्र, ठीक है, पत्र लेखन ये यूपी लेखपाल वगैरह में आते हैं। उसके अलावा साहित्य पोर्शन अगर आप नीचे देखेंगे तो उसमें भारतीय भाषाओं का विकास, प्रसिद्ध लेखकों, कवियों की प्रतिशद्ध कृतियाँ, कविताएँ, उपन्यास, ठीक है, ये साहित्य पुरस्कार वगैरह ये देखेंगे। अपठित गद्यांश, इसको साहित्य में क्लियर कर लेंगे। शब्दकोश में नीचे आप देख रहे होंगे तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, उसके अलावा मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समश्रुति, भिन्नात्मक, अनेकार्थी, वर्तनी आपको करना है, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज। इतना आपको जो है टोटल सिलेबस यहाँ पर हम कवर कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, सारी जब व्याकरण की वीडियो कवर हो जाएंगे फिर हम लोग उसके बाद शब्दकोश को पढ़ेंगे उस तरीके से, फिर उसके बाद साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक, ये आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल में जितनी भी जहाँ कहीं भी हिंदी आती है वहाँ पे आपके लिए पर्याप्त होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ थ्योरी का वीडियो आपको केवल देंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको नोट्स प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, उसके लिए सोच रहे हैं। ठीक, आप लोग कमेंट्स करिए, तो उसके हिसाब से आप बताइए कि किस तरीके से जो रीजनिंग हो गई, जो कि 1 डे शायद 1 चैप्टर के लिए हम बना देंगे कि एक चैप्टर में आपका एक दिन में एक चैप्टर आपका रीजनिंग का समाप्त हो जाएगा, बाकी आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। उसके अलावा मैथ के लिए भी हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है, और शुरू करते हैं हम लोग। आज पहली क्लास है जो कि वर्णमाला की है। इसको हम 3 पार्ट में क्लियर करेंगे। पहला पार्ट आज है, दूसरा, तीसरा, 3 पार्टों में क्लियर कर देंगे। हो सकता है हाँ 3 पार्ट में क्लियर करके आपको दे देंगे। तो उसके बाद इसके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। पहला वर्णमाला चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं फंसेगा आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक, तो देखो यहाँ पर आज हम लोग सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक, हिंदी का पहला चैप्टर है वर्णमाला। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं वर्णमाला में, जैसे हमारी भारत की भाषा अगर देखा जाए मेन रूप से तो हिंदी है, वैसे बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, तो हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, अगर यहाँ पर आपसे ही चर्चा की जाए तो सबसे पहले संस्कृत, ठीक है, संस्कृत से विकास हुआ है, संस्कृत। उसके बाद पाली, संस्कृत के बाद जब भाषाएं बोलने जाने लगी तो पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश, और उसके बाद तब हमारी हिंदी आई। यानी हिंदी की जो बोली है, जो भाषा है हमारी, वो सबसे पहले संस्कृत से बनी, पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से तब जाकर के हमारी भाषा हिंदी का विकास हुआ है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखिए कोई भी भाषा जो होती है उसमें सबसे पहले हमें, अगर यहाँ हिंदी के विकास के बारे में आपको समझ में आ गया, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। कोई भी भाषा या बोली होती है, विश्व में बहुत सारी भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं। तो जो भाषा होती है उसकी सबसे पहले जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम कहते हैं ध्वनि। ठीक है, तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी और सबसे पहली जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? ध्वनि। और ध्वनि को जब तुम क्या करते हो, लिख देते हो, तो वो बन जाता है अक्षर। ध्वनि को क्या कर देते हैं, जब हम लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? अक्षर। जैसे आ बोल है या का, ख, ग है, तो ये बोल रही है, ध्वनि निकल रही है। और जब इसको आप लिखने के लिए, दिखाने के लिए कि आ बोला है, उसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो वो बन जाएगा अक्षर।
और जिस तरीके से उसको लिखोगे, लिखने का तरीका क्या होगा, वो कहलाएगी लिपि। क्या कहलाएगी? लिपि। नहीं बात समझ पाए? देखिए हमने क्या बताया, ध्वनि मतलब कोई भी भाषा है, किसी भी भाषा के विकास के लिए सबसे पहले ध्वनि की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जो कि अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। जैसे कि आप देखिए अपने वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला को अगर देखोगे तो क, ख, ग, घ, आ, छोटा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सब है ना कि नहीं। तो बचपन में आपको यही सब सिखाया जाता था, यही सब पढ़ते थे, यही सब पढ़ करके आज विकास हुआ धीरे धीरे। तो ये सबसे छोटे में जो ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, सबसे पहली जो इकाई है वो क्या कहेंगे? ध्वनि। और ध्वनि को जब आप लिखोगे, ध्वनि को जब आप लिखोगे तो वो हो जाएगा अक्षर। क्या हो जाएगा? अक्षर। लेकिन लिखना किस रूप में? जैसे आ बोल दिया, आ, ठीक है, ई, तो इसको किस रूप में लिखेंगे? तो लिखने के लिए किस तरीका क्या होना चाहिए? आ लिखने का ये तरीका बनाया गया, तो किस तरीके से लिखोगे उसको कह देते हैं लिपि। जैसे हमारे भारत में जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, कौन सी लिपि है? देवनागरी। ठीक। ऐसे जो सिखों की जो भाषा है पंजाबी, उसकी कौन सी है? ठीक है, गुरुमुखी वगैरह। ऐसे ही क्या हमने आपको बताया कि जो भी इकाइयाँ, मतलब जैसे आप देखिए सबसे पहले ध्वनि आई, ध्वनि से अक्षर बना, अक्षर को किस तरीके से आप लिखोगे, कौन सी लिपि में लिखोगे, तो वो कहलाती है लिपि। ठीक, किस तरीके से लिखना है, तो लिपि हमारे हिंदी के लिए कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। अब टोटल देखिए, अगर हमारी हिंदी में जो टोटल अक्षर है, तो कुल मिलाकर के जो अक्षर है वो 52 है। कितने हैं? 52। ठीक, 52 है टोटल अक्षर। कितने हैं हिंदी में? 52 अक्षर। अब किस किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे ये आपको तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 52 को 2 तरीके से हम बांट करके पढ़ सकते हैं। अगर देखा जाए तो 52 को 2 तरीके से बांट करके पढ़ते हैं। 11 जो होते हैं वो स्वर होते हैं। 11 क्या होते हैं? स्वर। स्वर कितने हैं? 11। अब बाकी जो आ जाएंगे 41, उसको व्यंजन के अंतर्गत रख देते हैं, लेकिन इस व्यंजन में भी हम आपको इसको बांट करके पढ़ाएंगे 41 जो है किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो जब व्यंजन पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक फोकस है वो है स्वरों पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले ध्वनि आई। ठीक है, कौन आई? ध्वनि। ध्वनि से फिर अक्षर। ठीक है, उसको लिखने के लिए लिपि की जरूरत पड़ी। हमारी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? तो संस्कृत से हुआ। संस्कृत के बाद फिर पाली, पाली के बाद फिर कौन सी बनी? प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से तब जाकर के हमारे हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से आप समझिए। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे अक्षर जो है, तो अक्षर को यहाँ पर हम बांट करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक इस तरीके से। अब अक्षर जो है, अभी हमने आपको बताया ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप अक्षर कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? अक्षर। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? अक्षर। तो अक्षर को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। पहला कौन सा? स्वर। पहला कौन सा हो जाएगा? स्वर। दूसरा हो जाएगा व्यंजन, और तीसरा हो जाएगा आरोग्यवाह। तीसरा कौन सा हो जाएगा? आरोग्यवाह। स्वर, व्यंजन और आरोग्यवाह। तो इसको आरोग्यवाह को ये कितने होते हैं? 2। पहले इसी को खत्म कर लेते हैं। आरोग्यवाह कितने होते हैं? 2। याद रखना है आपको। ठीक है, अंग और आहा, अंग और आहा, ये आरोग्यवाह है। ठीक है, आरोग्यवाह कितने हैं? अंग और आहा। ये ना तो स्वर की कैटेगरी में पूरी तरीके से आते हैं और ना व्यंजन की कैटेगरी में आएंगे। वो कौन होते हैं? आरोग्यवाह। तो पहले देखिए अक्षर को अगर बांट करके पढ़ेंगे तो हम कितनी तरीके से बांटेंगे? सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर आरोग्यवाह। तो स्वर, व्यंजन, आरोग्यवाह। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? स्वर, व्यंजन, आरोग्यवाह। वैसे मेन रूप से अगर बांट दिया था तो इनको आरोग्यवाह को कभी कभी कुछ किताब वाले या जो टीचर लोग पढ़ाते भी हैं वो इनको एक साथ ही कह देते हैं, व्यंजन और आरोग्यवाह को। ठीक है, लेकिन आपको 3 कैटेगरी में बांट करके पढ़ना है। तो पहले स्वर, फिर व्यंजन, फिर आरोग्यवाह। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? अब यहाँ पर देखिए आरोग्यवाह कितने हैं? 2। अंग और आहा, अंग और आहा। ठीक, अंग जो है ये कहीं पे जो मात्रा चढ़ी होगी, ये वाली बिंदी, ठीक, तो इसको कह देते हैं अनुसार। ठीक है, कहीं पे चढ़ी होगी तो इसको अनुसार कह देंगे, और कहीं पे अगर ये लगा होगा तो इसे क्या कह देंगे? विसर्ग। जैसे अगर आप देखो लिखोगे प्रातःकाल, क्या लिखोगे? प्रातःकाल। तो प्रातःकाल लिखा है कि नहीं? ऐसे लिखा था प्रातःकाल, तो प्रातःकाल में ये हो जाएगा विसर्ग। बात समझ पा रहे कि नहीं? और ये चिन्ह कहीं लगा होगा तो इसे कहेंगे अनुसार। क्या कहेंगे? अनुसार। ठीक है, और अगर ऐसे कर देंगे तो चंद्रबिंदी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ तक समझ पाए? तो ये हो गया आरोग्यवाह। अब देखेंगे, इधर चलेंगे हम लोग स्वर के पास। तो स्वर क्या होते हैं? देखो, स्वर जो होते हैं जो कि पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, मतलब जो ऐसे स्वर उन्हें कहते हैं जो कि बिना किसी की सहायता के बोले जाएं। वे खुद ही अपने आप में स्वतंत्र होते हैं कि बिना किसी की सहायता से हम उनको बोल सकते हैं। ठीक, टोटल स्वर कितने होते हैं? तो टोटल ये स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? 11। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? या ये खास तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि स्वर उन्हें कहते हैं, ठीक है, जिनकी कुछ विशेष मात्राएं होती हैं। ठीक है, इनकी कुछ विशेष मात्राएं बचपन में आपको पढ़ाई जाती थी, हालांकि मात्रा में इनको भी शामिल हम कर सकते हैं। ठीक, तो स्वर कितने हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? तो स्वर तो आपको पता है, छोटा है, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से उतली, हौ से औरत, बचपन में ऐसे पढ़ते थे कि नहीं? तो ये सारे देख रहे हो। और एक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ तुम्हें आपको दिख कितने रहे हैं, 10 दिख रहे हैं। एक और होता है ऋषि, ठीक है, ये, ठीक है। तो ऐसे मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे, 11। कितने हो जाएंगे, 11। यहाँ से यहाँ तक, छोटा आ से लेकर के और ओ तक कितने हो जाएंगे, 11, ठीक। लेकिन ये जो ऋषि है मेन रूप से संस्कृत का ये शब्द है, ये मेन से संस्कृत का वहाँ ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो देखा जाए अगर, तो पूछेगा कि स्वतंत्र क्या है, तो स्वर क्या होते हैं, तो क्या बताओगे आप, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें, जो वर्ण हम स्वतंत्र रूप से बोल सकें, उनको हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वर। या ये कह सकते हैं जो अक्षर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें, उनको हम क्या कहेंगे, स्वर। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जो अक्षर बोले जा सके वो स्वर कहलाएंगे। स्वर कितने हैं, 11। स्वर कितने हैं, 11, ठीक है। बात याद रहेगी कि नहीं। अरोगवा कितने हैं, 2। अरोगवा कितने हैं, 2। अंग और आहा, ठीक है। अंग के ऊपर जो मात्रा चढ़ती है उसे अनुस्वार कहते हैं, और आहा के ऊपर जो मात्रा चढ़ती है उसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग। अब यहाँ पर देख लेंगे व्यंजन। तो व्यंजन के अंतर्गत हमें का, खा, गा से लेकर के ये सब पूरे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे व्यंजन हो जाएंगे। तो व्यंजन तो कल के रूप में मेन पढ़ाएंगे। लेकिन देखिए व्यंजन जो है बगैर स्वर की सहायता से ये नहीं बोले जा सकते हैं। जैसे अगर आप देखो का, तो का के लास्ट में आ रहा है कि नहीं, का, खा आ रहा है कि नहीं, गा आ रहा है कि नहीं। तो जब भी आप इनको बोलोगे तो इनके लास्ट में क्या होता है, स्वरों के लास्ट, सॉरी व्यंजनों के लास्ट में स्वर की ध्वनि जरूर आपको दिखाई देगी। जैसे आप बोल रहे हो का बोल रहे हो ना, का, तो आ रहा है ना, का। तो अगर आपसे कहीं ये का अगर आप बोल रहे हो तो एक इसमें छोटा आ भी शामिल है, इसमें छोटा आ भी शामिल है। का बोल रहे हो, खा बोल रहे हो तो इसमें भी छोटा आ शामिल है। गा, यानी व्यंजनों को बगैर हम स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। या ये कह सकते हैं व्यंजन वह वर्ण होते हैं, व्यंजन वह अक्षर होते हैं जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर को हम बिना किसी अन्य की सहायता से हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्वर वह अक्षर होते हैं या वह वर्ण होते हैं जिनको हम बिना किसी की सहायता से बोल सकते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन वह अक्षर होते हैं या वह वर्ण होते हैं जिनको हम स्वरों की सहायता से हमें बोलना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो बस ये आपको याद रहेगा। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी इनको अगर लिखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाता है, जैसे का है का, तो का कैसे बना हुआ है, इसको अगर देखा जाए का से अगर आ को हटा देंगे तो ऐसे लिखा था का, और फिर ऐसे लगा दिया जाता है और आ, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का मिल जाएगा। हलंत यहाँ पे लगा दी जाती है इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ पर अगर ऐसे बनाया गया का कहीं ऐसे लिखा गया तो इसका मतलब फिर इसमें आ इसमें नहीं शामिल, इसमें स्वर ये नहीं शामिल। अब यह शुद्ध व्यंजन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसे खा कहते हैं, खा, तो खा को ऐसे अगर लगा दिया तो इसमें आ फिर अब वाला नहीं शामिल, ठीक, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इनको व्यंजनों को तो हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमें स्वरों को पढ़ना है। मेन फोकस हमारा कहाँ पे होगा, स्वरों का, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आप स्वरों को देख लेते हैं। अब स्वर आपसे ये हमने आपको बता दिया कुल मिलाकर के स्वर कितने हैं, 11। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 11। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। कितनी बताओगे, 11। आपसे कहेगा बताओ स्वर की कुल संख्या कितनी है, तब भी आप कितनी बताओगे, 11। स्वरों की कुल संख्या अगर आपसे पूछ दे तब भी आप 11 बताओगे। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या तब बताओगे 10, क्योंकि ऋषि को, जो ये ऋषि है इसको जो है क्या किया जाता है, इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, स्वरों में, क्योंकि ये शब्द जो है संस्कृत का है, मेन रूप से वहीं का है, ठीक है। तो इसलिए आपसे कहेगा कि अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या तब 10 हो जाएगी, कुल स्वरों की संख्या तब 11 हो जाएगी, ठीक। स्वरों के लिखने के आधार पर कितनी संख्या है तब 11 हो जाएगी, ठीक। बात समझ पाए। अब हम क्या करेंगे, स्वरों को बांट करके पढ़ेंगे कि स्वर के कुल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कठिन हो जाता है, इसको याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी हम इसको आपको याद करा देंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो स्वर को कितने आधार पर बांट करके हम पढ़ेंगे, पहले ये देखना, ठीक। स्वरों को सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्वरों की प्रकार। सबसे पहले स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। फिर पढ़ेंगे जीवा के आधार पर, यानी जीवा मतलब जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर मतलब ये भी बताएंगे, इसका मतलब भी। मुंह खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं मुख आकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं। होठों के आधार पर कितने स्वर होते हैं। मतलब ये देखो, सबसे पहले हमें उत्पत्ति के आधार पर स्वर पढ़ना है, तो उत्पत्ति के आधार के बाद फिर दूसरा जो है वो जीव, यानी ऐसे स्वर कौन कौन है जिनको हम बिना जीव की सहायता से बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो बता रहा है कि जीव की सहायता से बोलने वाले या ना बोलने वाले स्वर कौन है। फिर मुंह खुलने के आधार पर तो कहेगा कि ऐसे कौन कौन स्वर है जब अब आप बोलते हो तो बोलने में मुंह पूरा खोलना पड़ता है, किसी में आधा खोलना पड़ता है, किसी में बिल्कुल नहीं खोलना पड़ता है, तो ये बताएगा आपको। ओंठों के आधार पर,
तो ओंठों के आधार पर जब बोलोगे तो कुछ स्वरों को जैसे बोलोगे तो बोलने पे ओंठ एकदम गोल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? गोल, यानी वृत्त की तरह मुंह बना लेते हैं, तो उन्हें कहेंगे वृत्तमुखी। और जो वृत्त की तरह नहीं बनाएंगे उनको कहेंगे आवृतमुखी। तो अब हम पहले क्या कर लेते हैं, इनके प्रकारों को जान लेते हैं, कौन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने हैं? 3। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने हैं? 3। सबसे पहला ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कहीं कहीं इसमें संयुक्त भी लिख देता है 4, लेकिन आपको वो 4 इसी की कैटेगरी में आ जाएगा, दीर्घ। आप इनको तीनों को याद करिए, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होंगे? 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ और प्लुत, ठीक। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये उत्पत्ति के आधार पर हो जाएंगे। याद रहेंगे कि नहीं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने? 3। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ठीक है। आगे देखिए जीवा के आधार पर स्वर कितने? तो जीवा के आधार पर भी 3 होते हैं। जीवा के आधार पर भी कितने होते हैं? 3। तो जीवा के आधार पर याद रखना, देखो जीभ के 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। तो जीवा के आधार पर स्वर पूछेगा तो 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर तो भी 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर कितने? 3। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये उत्पत्ति के आधार पर हो गए। जीवा के आधार पर 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है, जीवा के आधार पर हो गए। फिर मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? तो मुख खुलने के आधार पर देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। तो 4 प्रकार कैसे याद करना? देखो पहले संवृत, फिर अर्ध संवृत, ठीक है, या फिर और विवृत, फिर अर्ध विवृत। तो मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के स्वर? 4 प्रकार के। मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के। कौन कौन सा? संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। तो संवृत के हक ये भैया। तो संवृत का मतलब देखो, जब आप बोल मुख खुलने के आधार पर करो, मतलब ऐसे स्वर जब आप बोलो तो मुंह तुम्हारा बंद रहा है, खुले न रहा है, ठीक है, वो संवृत हो जाएगा, ठीक। अर्ध संवृत मतलब अगर तुम उन अक्षरण का बोलोगे, उन स्वरों को बोलोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ आधा मुंह खोलना पड़ेगा। विवृत का मतलब पूरा मुंह खोलना पड़ेगा। अर्ध विवृत का मुंह मतलब आधा मुंह खोलना पड़ेगा, ठीक है। होठों के आधार पर व्रतमुखी और आवृतमुखी यानी 2 प्रकार के हो गए। याद रहेगा कि नहीं? तो सबसे पहले स्वर कितने प्रकार के आधार हमें बांटना है? पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा का के आधार पर हो जाएगा जीवा के, पहले उत्पत्ति के आधार पर, फिर जीवा के आधार पर, फिर मुख खुलने के आधार पर, फिर होंठ के आधार पर, ठीक। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर 3। कौन कौन सा? पहला कौन सा? देखो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो उत्पत्ति के आधार पर हो गया। फिर किसके आधार पर बताया था हमने? जीवा के आधार पर, यानी जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर कितने? 3। पहला अग्र, फिर मध्य, फिर पश्च। फिर उसके बाद जीवा के आधार के बाद फिर किस पे आ जाएगा? मुख खुलने के आधार पर, या कभी कभी लिख देता मुख आकृति के आधार पर। तो मुख आकृति के आधार पर 4 प्रकार के, संवृत, अर्ध संवृत, फिर विवृत, अर्ध विवृत, ठीक है। फिर देखिए आगे अगला कौन सा आ जाएगा? फिर होंठ आकृति के आधार पर, यानी होठों के आधार पर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक व्रतमुखी और आवृतमुखी। अब हम क्या करेंगे, इन डिटेल में इनको सबको पढ़ लेंगे। देखो एक चीज समझ लो, पहले ध्यान से क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे पूछ देगा, बताइए हमारा कौन सा है वो मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर कौन सा है, पूछ देगा, इसे ऑप्शन आ जाता। तो बड़ा वहाँ पे थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन आप इस चार्ट की तरह बना करके इसको याद करोगे तो बिल्कुल याद बना रहेगा। तो इधर हमने आधार लिख दिया है इसके, इधर उसके भाग लिख दिए हैं, कौन कौन पार्ट होते हैं, इधर उदाहरण लिख दिया, उधर उसकी टोटल संख्या लिख दिया, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप लोग उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर आप स्वर देखोगे, उसको मिटा देते हैं अब हम। उत्पत्ति के आधार पर अगर आप लोग देखोगे भाई, ठीक है, तो कितने प्रकार का बताइए? 3। पहला ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का ही दूसरा नाम है लघु, इसका ही दूसरा नाम है मूल, ठीक है। ह्रस्व का ही दूसरा नाम लघु, इसका ही दूसरा नाम मूल। तो मूल स्वर कही दे, ह्रस्व स्वर कही दे और लघु स्वर कही दे, ठीक है। ये एक चीज है तीनों, ठीक। काय के आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर ये कितने होते हैं? जैसे मूल कही दे, अगर मूल कही दे या फिर लघु कही दे, लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा। तो जितनी छोटी वाली मात्राएं हैं बस वे दिमाग में ले आना है। तो छोटी वाली मात्रा देखो, छोटा आ की होती तो छोटा आ जाएगा, छोटी ई हो जाएगी, छोटा ऊ हो जाएगा, बस यहीं तक, और ऋषि, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 4। तो अगर आपसे कहेगा ह्रस्व स्वर भैया बताओ, तो कितने हैं ह्रस्व स्वर? 4। ह्रस्व स्वर कितने हैं?
4। आपसे कह देगा लघु स्वर बताओ कितने हैं, तो वो वही हस स्वर वही लघु स्वर। आपसे कह देगा मूल स्वर बताओ, ठीक, तो वही कैसे होगा, वही तुम्हारा होगा हस स्वर, ठीक। मूल कही दे, देखो तो मूल कोनो आदमी पहले जो छोटा है तो वो बाद में बड़ा होती कि नहीं, तो जैसे मूल कही दे तो मूल का मतलब ऐसा छोटा होगा यानी लघु होगा, और उसी का कहते जब कोनो छोटा हो ये लघु ये तो हंसेगा तो हस हो जाएगा। तो मूल लघु हस, या इसे याद करो, लघु जो है लघु मतलब यानी छोटा, लघु मतलब छोटा, ठीक। और वो जब छोटा होती तब यानी आदमी मूल होती, मूल मतलब वही से तो बड़ा हुई है, तो छोटा यानी लघु, फिर मूल, और जो छोटा हुई है वो हंसेगा यानी हस। तो तीनों के नाम याद रहेंगे कि नहीं, ठीक। मूल, हस और लघु, कौन कौन, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और रेसी, 4 हो जाएंगे, ठीक। याद रहेगा कि नहीं उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए दूसरा कौन है, दीर्घ। तो जैसे दीर्घ आ जाए तो जो पहले मूल रहा है बड़ा हुई तो दीर्घ हो जाती, वही बड़ा होगा तो दीर्घ हो जाती, अब बड़ा होगा तो वही बन जाइए दीर्घ, जब बड़ा होगा तो कह देवे गुरु, क्या कह देवे, गुरु भी उसे कह देंगे, क्या कह देंगे, गुरु। और इसको संधि भी कह देते हैं, संधि स्वर, ठीक है। तो देखो जो बड़ा होगा, अगर बड़ा तो दीर्घ, जब बड़ा हुई है तो गुरु भी कह सकते हैं, ना कहते हैं गाँव देहात में, टहल लो कोनो बड़ा आदमी टहल लो तो छोटा बच्चा ओ गुरु कैसे हो, अपने दोस्त से कहते हैं, तो गुरु का मतलब बड़ा हो चुका है, ज्ञान देगा, ठीक है। तो दीर्घ, गुरु या फिर संधि, ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो 7। तो देखो पहले आपको याद हो चुके हैं टोटल कितने स्वर थे, स्वर कितने थे, 11। तो 4 तो तुम्हारा चलेगा क्या माँ, मूल वाले माँ, छोट वाले माँ। तो जब मूल है छोटा है तो माँ कम होगा कि नहीं, ठीक है, तो कम हो गए तो उसमें 4, बाकी जितने बचे 7वें इसमें आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे भाई, 7 किस में आ जाएंगे, तुम्हारे दीर्घ वाले में आ जाएंगे। तो 7 आ जाएंगे दीर्घ वाले में, कौन कौन से, बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब किस में आ जाएंगे, ये तुम्हारे दीर्घ में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, दीर्घ में, किस में आ जाएंगे, दीर्घ। तो दीर्घ में कितने आ जाएंगे, 7। देखो दीर्घ को भी द्वि कैटेगरी में बांट देते हैं, दीर्घ को भी द्वि कैटेगरी में बांट देते हैं, कहीं कहीं उसको बांट करके पढ़ाते हैं। तो पहले आप ये याद कर लो, देखो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने हैं भैया, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 3। पहले को कहते हैं मूल, दूसरे को कहते हैं दीर्घ, तीसरे को कहते हैं फ्लुत। मूल का ही दूसरा नाम क्या है, लघु। मूल का ही दूसरा नाम क्या है, लघु। लघु का ही दूसरा नाम क्या है, हस्व। कौन कौन होते हैं, छोट वाले, छोटा, छोटी ई, और कौन होता है, छोटा ऊ और ऋषि, ठीक। 4 होते हैं केवल, ठीक है, कितने होते हैं, 4। याद रहेगा कि नहीं, तो इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। फिर दीर्घ में जब इसे आओगे तो दीर्घ जैसे 4 तो 1 हो गया, टोटल स्वर होते हैं 11, तो 7 बचे ए माँ। तो जब 4 भी तुम्हें याद रहेंगे तो 7 तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो छोटा आ तो आ कर माँ, तो दीर्घ माँ ये बड़ा आ, ठीक है। फिर बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, याद रहेगा कि नहीं, ये 4 उसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब फ्लुत स्वर रहेगा, फ्लुत, ठीक। तो फ्लुत स्वर क्या होता है, देखो फ्लुत स्वर मान लो कोनो तुम बुला रहे हो, कोनो बुला रहे हो, जैसे बुलाओ राम, जब खींच देने का राम, राम बोलो, तो जब बोलो खींच देने को चिल्ला के राम श्याम, नहीं चिल्ला के बुलाओ थे गाँव देहात में, है। तो जब वो खींच दो तो खींचे जैसे ओम बोलते हैं कि नहीं कई बार, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर जब खींच देते हैं तो इस तरीके की आकृति बन जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा फ्लुत स्वर, जब किसी भी चीज़ को बुलाते समय उसको खींच दिया जाए, जैसे राधा, ठीक है, राधा आ, कितने बार आवाज चलो जा रहे हो, है। तो जो आवाज चलो जा रहा है तो खींच देते तो ये चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो चिन्ह आ रहा है ये फ्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। याद रहेगा कि नहीं, ठीक। अब जो तुम्हारा दीर्घ स्वर है इसको भी द्वि कैटेगरी में बांट देते हैं। दीर्घ स्वर को कितने कैटेगरी में बांट देते हैं, द्वि। तो एक तो तुम्हारा होता है ये जो यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा हस्व स्वर था वो 4 प्रकार के थे, छोटा, छोटा, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋषि। तो जो तुम्हारा दीर्घ स्वर होना चाहिए उससे बड़ा वाला आना चाहिए कि नहीं, तो यानी बड़ा आ, उसके बाद बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो ये जो हो जाएंगे इनको कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। इनको क्या कहते हैं, ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं मूल दीर्घ स्वर, क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर। और बाकी जो बचे हैं ए, ऐ, ओ, औ, इसको कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं इनको, संयुक्त दीर्घ स्वर, क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं इन्हें, संयुक्त दीर्घ स्वर, ठीक है, ठीक। तो देखो अब जैसे यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे ए है, ए संयुक्त इसे क्या कहते हैं, संयुक्त, क्योंकि ये कोनो ना कोनो से मिल करके बने हैं। ए जो है कैसे मिल करके बना, तो ये टोटल 7 होते हैं, यहाँ पे बताते हैं। जैसे ए बना होता है छोटा आ और ई से, ठीक है, छोटा आ और ई से, किससे बना है, छोटा आ और ई से। तो देखो ए
ई आई आई बोलो आई आई, ठीक है। और छोटा आ और ई से ए बना है, आई जो है आई ये बना है छोटा आ और अभी ऊपर वाला ए से बन जाएगा, ठीक, इससे मिल जाएगा आई। अब ओ जो है ओ कैसे बना है, ठीक, वो बना छोटा आ और ऊ से, ठीक है, ठीक। और औ बना है छोटा आ और औ से, ठीक, क्लियर। तो ये सब ये वाले जो है ये देखो कोनो ना कोनो से जुड़ करके मिल करके बने, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं इनको, संयुक्त दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे, संयुक्त दीर्घ स्वर। और इसे मूल दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कितने प्रकार के, द्वि प्रकार के। दीर्घ स्वर भी कितने प्रकार के, द्वि प्रकार के। कौन, संयुक्त दीर्घ स्वर और मूल दीर्घ स्वर। याद रहेगा कि नहीं ये वाला। तो उत्पत्ति के आधार पर ये तुम्हें याद रहेंगे, ठीक, उत्पत्ति के आधार पर ये सब याद रहेंगे। अब देखेंगे जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पर जब बोलोगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव जैसे दिमाग में आया तो अच्छा जीव, ऐसे मुंह खोलो, जीव खोलो तो एक आगे भाग जीव का खोलो, इसे लंबी से जीव निकालो निकाल के आगे वाला, फिर बीच वाला, फिर पश्च वाला। तो जीव के आधार पर स्वर कितने, 3, अग्र मध्य पश्च। कितने हो गए, अग्र मध्य पश्च। अब एक कैसे याद करियो, ये तो तुम्हें याद करा देनी है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो तो पहले होते कौन कौन है ये देखिए। अग्र स्वर कौन होते हैं जीव के आधार पर। जैसे तुम बोलियो ई, ठीक, ई, जब ई बोल रहे ई ए आई, तो ऐसा लग रहा हो कि जब तुम बोल रहे हो तो जीभ के आगे वाले भाग पर जोर पड़ रहा हो। नहीं तो घर में बोले ई ए, तो ऐसा लगिए कि जीभ के आगे वाले भाग पर बोल रहे हो। देखो घर में अगर बोले हो भाई तो बोलते समय याद रखो छोट मोट बच्चा पास में ना हो, है न कहिए यू का भैया देखो का पढ़ रहा है, तब बड़ा होगा ककारा नहीं आवत इनका, पूरे मोहल्ला में फैला दिए। तो बोले हो चिल्लाए हो घर में, ठीक, तो आसपास देख लो कोई छोट बच्चा ना हो, तब देखो ट्राई करके देख लो खुद है। जीभ निकालो ई ऐ लग रहा ना, आगे वाली आ रही ई, ठीक, ए आ रहा नहीं। तो लेकिन फिर भी अगर तुम्हें वहाँ से देख लो नई जीभ से बन रहा तो याद कैसे करोगे। तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखिए एक, जो हमने यहाँ बताया जीभ के आधार पर, ठीक। तो पहला अग्र मध्य पश्च, मध्य वाला तो एक का ही होता है आ देखो आ बोलो छोटे आ ऐसे बोलते पढ़ाया था कि नहीं, आ तो जैसे बोलोगे तो ऐसा लग रहा है बीच में आके टपक रहा फिर है बोलो आ रहा है। तो जो मध्य स्वर आ जाएगा वो छोटा होता है, छोटा। तो बात समझ पा रहे हो। तो ये तो याद रखियो मध्य स्वर छोटा। बाकी ये कैसे याद रखना है, तो ये खेल ये अग्र हमने बताया पहले, अग्र से शब्द याद रखिए अग्री, क्या याद रखिए, अग्री शब्द याद रखिए, अग्र से अग्री शब्द याद रखिए। तो जब अग्र से तो तुरंत दिमाग में आ जाए अग्री, तुम्हें याद रहा है तो मतलब अग्र स्वर। तो कौन कौन है अग्री। अब मात्रा देखो, मात्रा देखो कौन चढ़ी है, ई की चढ़ी है, ई की चढ़ी है कि नहीं। तो छोटी बड़ी दोनों में आ जाएंगे कि नहीं। और ए बनो है ए, तो ए आए दोनों में आ जाएंगे, ठीक है, याद रहेगी कि नहीं। तो अग्री याद रखो, क्या रखो अग्री। तो अग्र स्वर अग्री, तो अग्र स्वर कितने आते, 4 अग्री शब्द भाई जी बताए याद रखो इसे, अग्री शब्द। तो अग्री से याद रहेगी अग्री, तो ई आ रही तो दोनों छोटी बड़ी, ए आ रहा हो तो ए आए दोनों याद रहेगी। और मध्य स्वर, तो मध्य तो अपने आप याद रहेगी, मध्य वो छोड़ो तो मध्य रहेगा, आ एक ही है। अब पश्च स्वर कौन है, तो पश्च मतलब जो जीभ है, जीभ के पीछे से बोले जाए, तो वैसे पश्च है। तो बोलो तो जब बोल तो लग रो पीछे से बोल लो, छोट तो बड़ा आगा, ठीक। इसके बाद उ, तो उ जब बोलिए तो मैं लग रहा हूँ जीभ के पीछे बार उ तो पीछे बोल लग रहा हूँ ओ आओ। और ये जो है इसको कहते हैं आगत स्वर। इसको क्या कहते हैं, ये जो दिख रहा हो इसे कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं इसे, आगत स्वर। तो आगत स्वर जैसे डॉक्टर शब्द लिखोगा डॉक्टर, ठीक। तो ये आगत स्वर अलग होती है, डॉक्टर ये जो है आगत स्वर है, ठीक है। क्या कहना है, आगत स्वर, क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब ये दुई तो मैं याद करा देनी, ये तो याद है अग्री से, ये याद होगा अपने आप। और तो ये तुम बाकी नहीं बता पाइयो पश्च स्वर वाले। तो बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ये आगत स्वर होगा, कौन होगा, आगत स्वर। कितने होते हैं, 6 टोटल कितने होते हैं, 6 तो संख्या हमने लिख दी। अब देखिए ये याद हो गया आपको। अब उम्मीद है देखो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ते रहिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे सोचते रहिए। और अगर नहीं करेंगे तो इससे क्वेश्चन आएगा वो आप गलत करके चले आ जाएंगे। तो हम जिस तरीके से बता रहे हैं इसका पार्ट 2 कल लेकर के आएंगे, ठीक, जिसमें हम आपको व्यंजन के बारे में बता देंगे, ठीक है।
फिर व्यंजन मास कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक और वीडियो आएगा, 3 वीडियो में आपका वर्णमाला खत्म। अब वर्णमाला के बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरीके से धीरे धीरे हिंदी को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब हिंदी में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। आगे देखिए, मुख खुलने के आधार पर, तो मुख खुलने के आधार पर अगर आप देखोगे तो मुख खुलने के आधार पर हमने बताया था, मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार का बता ही रहा है। इसको सोचना है आपको बैठ करके, कौन कौन है? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। ठीक है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। तो संवृत मतलब ऐसे स्वर, यानी जब मुख खुलने के आधार पर है तो ऐसे स्वर जिनका बोलो, संवृत उठा कहियो, ऐसे स्वर जिनका बोलो तो मुंह खोलना ना पड़े। संवृत मतलब मुंह बंद रहा है, ऐसा देखो, संवृत मुंह कैसा है? बंद रहा है। तो संवृत के लिए कौन याद रखना? ई याद रखो, जैसे मुंह से बंद, ई ई ऐसे बोलो, ई ई है, उ उ, मुंह बंद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये कितने हैं? 4। कितने हैं ये संवृत? कितने हैं? 4। संवृत कितने हैं? 4। तो संवृत को कैसे याद रखोगे भाई? इसके लिए आप सुई याद रखिए, सुई। संवृत को क्या याद रखिए? ट्रिक है इसकी, सुई याद रखिए, सुई। ठीक है, तो सुई में अगर आप देखोगे तो ये देखो, ऊ की मात्रा आ रही कि नहीं? तो छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों में आ जाइए। और ई आ रही कि नहीं? तो छोटी बड़ी दोनों में आ जाइए। जबकि वो अग्री याद रखना रहा, अग्रसर के लिए। संवृत के लिए सुई याद रखिए, संवृत के लिए क्या रखिए? सुई। संवृत के लिए सुई, संवृत के लिए सुई। तो मुख खुलने के आधार पर पहले 4 प्रकार के स्वर, मुख खुलने के आधार पर 4, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत का मतलब होता है मुंह बंद रहा है जिनका बोली में है। अर्धसंवृत का मतलब जमा आधा मुंह खुले, विवृत का मतलब पूरा मुंह खुले, अर्धविवृत का मतलब आधा मुंह खुले। ठीक है, आगे देखो, तो मुख खुलने के आधार पर संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। तो संवृत के लिए हमने क्या बता दिया? सुई ट्रिक याद रखिए। क्या रखिए संवृत के लिए? सुई। तो जैसे संवृत आ जाए सुई से, अच्छा सुई, तो ऊ आ रहा, ऊ की मात्रा, तो दोनों छोटा ऊ बड़ा ऊ, ई छोटी ई बड़ी दोनों हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? निपट जाएगा नहीं चारों। आगे देखिए, अर्धसंवृत कैसे याद करोगे? तो अर्धसंवृत में होता है ओ ए। तो अब तो संवृत तो याद होगा, सुई से याद कर ली। अब जब सुई है तुम्हारे पास है तो सुई संवृत होगा। अब मान लो सुई को तुम आधी सुई जो है वो जस्ट चुभा दी नहीं होके, तो क्या कहिए वो? ओए ओए ये ना कर जाना है, मारे खींचा, ओए कर ना जाना, समझे? तो सुई, सुई से याद रखोगे संवृत। और आधी सुई का लाओ, आधी सुई चुभा के देखना तुम्हारे, तो क्या कहिए सामने वाला? कहिए ओए चुभाना जाना। ठीक, ओ ए ओ ए ओ ए, याद रहेगा कि नहीं? संवृत तो सुई, संवृत से सुई, अर्धसंवृत ओ ए, यानी सुई चुभैया तो ओए चिल्लाई पे नहीं। ठीक है, तो सुई और अर्धसंवृत ओए, याद रहेगा कि नहीं? सुई ओए। ठीक, आगे देखो, अब विवृत के लिए यहाँ देख लेते हैं। तो विवृत के लिए जब आप, यानी ऐसे स्वर जिनको बोलते समय पूरा मुंह खुल जाए, ऐसे बोलो आ मुंह खुल गया पूरा डब्बा इस तो वो होगा बड़ा, कब नहीं कहा बड़ा। तो संवृत के बाद अर्धसंवृत, अर्धसंवृत को, संवृत को याद करोगे सुई से, अर्धसंवृत को याद करोगे काय से? ओए से। जैसे सुई चुभी तो ओए चिल्लाई हो, तो वो अर्धसंवृत होगा। फिर विवृत, विवृत मतलब बोलिए तो मुंह पूरा डब्बा ही खुल जाए, आ है खुलेगा कि नहीं? आ तो बड़ा आ जाएगा। और अर्धविवृत का मतलब आधा मुंह खुले। तो ऐसे आप छोटा बोलो तो आ आ आ आ, तो ऐसे जब छोटा बोले आधा मुंह खुलो, और जहाँ बोले आ पूरा मुंह खुलेगा। ठीक, तो ये तो होगा कौन? विवृत। अर्धविवृत में ये बाकी आ जाइए, आ ए ओ, और ये डॉक्टर वाला देखा आगत स्वर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कहा आगत स्वर। याद रहेगा कि नहीं? तो ये कितने हो जाएंगे? 4। ठीक, याद रहेगा ना? ठीक, तो ये वाला भी मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के? 4। संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। संवृत का ऐसे याद रखिए सुई से, सुई, तो छोटी ई, बड़ी ई और ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो सुई से याद होगा। और सुई चुबा दी नहीं तो क्या बोलिए? ओए, तो ओ ए। अब विवृत, विवृत तो तुरंत जैसे विवृत के दिन तो पूरा मुंह खुलना है, आ तो बड़ा। अब बचा कौन? अर्धविवृत वाले। तो मान ये छोटा, अभी याद इनका छोड़ के बचे उनको बोले छोटा ए ओ औ और ये आगत स्वर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आगत स्वर। तो याद रहेगा कि नहीं ये वाला? अब देखो, होठों के आधार पर जो स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। होष्ट आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहला भैया होगा जब होठ से तुम कोनो स्वर बोलियो, जैसे बोलियो ऊ, ऐसे बोलो ऊ ऊ ऊ ऊ, तो होठ कैसे हुई? गोल ही गए, व्रत बना रहे हैं। देखो ऊ ऊ है, आई व्रत बना रहे कि नहीं?
तो व्रत जब बना ले, कई बना रहे हैं व्रत, तो व्रतमुखी कहते हैं। यानी जौने स्वरों को बोलते समय होंठ मार का बना ले, व्रत बना ले। इसे उ ऊ ओ बोल ले, ओ का बना रहे हो, व्रत बना रहे हो, ऐसे घरे करे बोलते समय सूअर ऐसे मुंह बच जाएगा तो सूअर का ऐसे गोल गोल मुंह होती है, ऐसा करके घूमता है तो होठों के आधार पर अगर आप बोल रहे हो तो ऐसा अगर मुंह बन जाए सूअर जैसा तो वे कौन हो जाएंगे, व्रतमुखी। अगर सूअर जैसा मुंह बन जाए यानी व्रत वाला बन जाए, सूअर के जैसा मुंह हो जैसे को तो व्रतमुखी उन्हें कहेंगे। बात समझ रहे हो? और जब ना बने तो कहेंगे अव्रतमुखी। तो होठों के आधार पर दो ही प्रकार का, ठीक है, ये मजाक कर रहे थे। तो व्रतमुखी और अव्रतमुखी। तो व्रतमुखी तो देख लोगे तो बोले कि उ ओ आओ, और एक आगत स्वर डॉक डॉक्टर, तो यूं तो आ रोकने, तो ये तो याद रहेगी कि नहीं, व्रतमुखी वाले उ ओ आओ, आओ कुछ बोल के देख लो, आ कौन गोल गोल मुंह हीरो सूअर जैसा, ना हीरो ई, नहीं हीरो, नहीं हीरो ना। तो ये उ ओ आओ डॉक्टर, ठीक है, ऐसे करके बोलता है लोग है। जब बोलोगे ऐसे तो ये क्या बना लेंगे, व्रत बना लेंगे। अब बाकी जो बचे व्रत में आ जाएंगे। जैसे आ बोलो, आ व्रत बना रो का, व्रत थोड़ा बना रो, बड़ा व्रत बना रो का, छोटी व्रत बना रो, नहीं बना रो, ठीक है, बड़ी ए आए, ठीक। तो ये नहीं बना रहे। ये कितने हो गए 6, ये कितने हो गए 5। उम्मीद है आपको जो सर है उनका जो ये वर्गीकरण है ये समझ में आपको आया होगा। देखिए ये आपको याद ऐसे होंगे जैसे हमने आपको बताया। आप इसी तरीके से पहले आधार याद कर लीजिए चारों, फिर एक एक करके सोचिए कौन कौन ना है। सबसे पहला हमने बताया जो स्वरों को बांटते हैं तो कितने प्रकार के 4 आधार पे बांटते हैं। पहले उत्पत्ति के आधार पर बांट रहे थे, फिर जीव के आधार पर बांटा था। जीव के बाद फिर तीसरा कहा के आधार पर था, मुंह के आधार पर था, फिर होंठ के आधार पर था। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के स्वर थे। कौन कौन सा? तो पहला तो लघु, दूसरा तो गुरु, तीसरा तो प्लुत, ठीक, याद रहेगा कि नहीं। अब दूसरा आपने क्या बताया था, पहला हमने बता दिया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा कहा कि जीव के आधार पर। जीव के आधार पर कैसे याद रखिए, ये सोचना है थोड़ा बहुत आपको, जीव के आधार पर कैसे याद रखेंगे भाई। तो जीव के आधार पर हमने आपको बताया जीव के 3 भाग, अग्र मध्य पश्च। तो अग्र वाले कैसे याद रखना, अग्री से, मध्य वाला कैसे याद रखना, तो छोटा, अब बाकी बचे वे सब आ जाएंगे पश्च में। फिर ये तो जीव के बाद मुख खुलने के आधार पर, तो मुख खुलने के आधार पर समव्रत मतलब बिल्कुल ना खुले, समव्रत। अर्ध समव्रत मतलब थोड़ा आधा बंद रहा है, ठीक है। विव्रत मतलब पूरा खुल जाए डब्बा इस है। और अर्ध विव्रत, तो समव्रत के लिए सुई और अर्ध समव्रत के लिए ओ चिल्ला देगा, और विव्रत वाला तो पूरा याद रहेगा और ये याद रहेगा होठों के आधार पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको वर्णमाला का जो पहला लेक्चर है समझ में आया होगा। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं ये क्लास जो है CISF कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए, लेखपाल के लिए, जहाँ जहाँ भी हिंदी आती है सभी के लिए ज़रूरत सही है। मतलब उसके लिए कि आपको पूरा कंप्लीट काम करेगी। इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा उसमें वर्णमाला पार्ट 2 जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, व्यंजन के बारे में देखेंगे। फिर वर्णमाला पार्ट 3 आएगा उसमें भी कुछ बताएंगे, ठीक है। बाकी धन्यवाद दोस्तों।